भारतीय एजेंसी जो है वो दहशतगर्द एजेंसी है, वो अपने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, उसके पीछे रॉ है। नैना गुप्ता रॉ की एजेंट थी और वो कोई आम एजेंट नहीं थी। आज अगर पाकिस्तान में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं, तो उसमें आईएसआई का सबसे अहम रोल है। भारत से कोई एजेंट पाकिस्तान आई है जो किसी बड़े बंदे को ट्रैप करके बाहर ले जाना चाहती। नैना गुप्ता ने ही बताया कि रॉ ने और भी कई लड़कियां तैयार की हुई हैं इंडिया में इसी तरह के कामों के लिए। कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे इंडिया ने अपनी एजेंसीज बनाई हुई हैं, ऐसे वो काम करते हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर ही कर सकते। आपने ऐसे ट्रैप करना है इंडिया आने के लिए तैयार हो जाए ना कि इश्क अंधा होता है। वो फराज साहब जो हैं वो तकरीबन अंधे हो चुके हैं। हमारे जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा। भारत के एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसराइली एजेंसी है मोसाद, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क, वो कैसे कामयाब है? अगर वहां पे कोई फ्रूट फरोश है वो भी ये चाहता है कि मैं मोसाद के लिए कुछ करूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजपल। आज एक बार फिर हमारे साथ इंचार्ज क्राइम से लेक न्यूज़ शिराज निसार साहब मौजूद हैं, तो हमें सुनाएंगे नैना राजपूत की सस्पेंस भरी कहानी। वो कहाँ से आई, पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुई, उसका ताल्लुक किन हसास इदारों से था और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हुई या नहीं, ये सब बताएंगे शिराज निसार साहब। तो बगैर किसी वेट के आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब भी मैंने स्टोरी सुनी आपसे, थोड़ा सा इसका क्रक्स सुना नैना राजपूत का, तो मैं वैसे ही काफ़ी सस्पेंस का शिकार हुई कि आगे क्या हुआ, क्या वो कामयाब हुई या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन थी नैना राजपूत? बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत ही ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर शहरी को, हर पाकिस्तानी शहरी को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए सबसे अहम रोल कौन अदा कर रहा है। ऐसे ही इसमें आईएसआई को हम बिल्कुल क्रेडिट देंगे कि आज अगर पाकिस्तान में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं, तो उसमें आईएसआई का सबसे अहम रोल है। हम नैना गुप्ता जो आपने डिस्कस किया, वो एक रॉ की एजेंट थी, उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आईएसआई का हम आपको बैकग्राउंड बताते हैं इसमें। जरूर। कि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद सबसे पहले जो दो एजेंसियां वजूद में आई, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई, वो दो सबसे पहले बनाई गई। और एक साल के बाद एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई मजीद, जो तीनों मसल्ला अफवाज के जो डीजी हैं उनके साथ जो खुफिया मालूमात है वो इस तरीके से शेयर करें कि जो खुफिया ही रहे। ओके। उसके बाद आईएसआई को मार्ज वजूद में लाने के लिए उस वक्त एक ऑस्ट्रेलिया के शहरी थे जो बरतानवी फौज में थे पहले, और फिर पाकिस्तान फौज के वो चीफ ऑफ डिप्टी स्टाफ भी थे, जनरल रॉबर्ट थूम नाम था उनका। ओके। उन्होंने बहुत एफर्ट की। फिर उनके साथ जनरल हमीद और जनरल सिकंदर मिर्जा जो रिटायर्ड थे, सही। और वो उस वक्त जो है वो सेक्रेटरी थे दिफा के। ओके। इन्होंने मिल के 14 जुलाई 1948 को ये प्लान किया कि इस तरह की एक एजेंसी होनी चाहिए। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, इम्तहान के जरिए बहुत से लोग उसमें शामिल किए, तो फिर आईएसआई मार्ज वजूद में आई, जो उस वक्त से आज तक पाकिस्तान की बका के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि जो किसी को पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली। अब यहाँ बहुत आसान है, वो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि इट इज मच इजियर टू बी क्रिटिकल देन टू बी करेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो तनकीद करना तो बड़ा आसान है, लेकिन आज हम ऐसे वाकया को कोड करेंगे कि जो भी इसको सुनेगा उसको कम से कम ये पता चलेगा कि आईएसआई क्या रोल अदा कर रही है पाकिस्तान की बका के लिए। नैना गुप्ता जिसका आपने जिक्र किया, उसको रॉ ने तैयार किया। रॉ की एजेंट थी, और वो कोई आम एजेंट नहीं थी, वो एक अलग क्वालिफाइड एजेंट थी, बहुत ही ज्यादा कैप्रिशियस थी। ओके। हाँ, और वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसको एक टास्क दिया गया कि आपने पाकिस्तान जाना है, सही, और वहां से एक हिसास इदारे के इंजीनियर को इंडिया लेके आना है। अच्छा। अब ये कोई इतना आसान काम नहीं था। ऐसे ही नैना गुप्ता को वो पाकिस्तान पहुंचती है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि रॉ ने भी अपना नेटवर्क ऐसा बना रखा है। बेशुमार हमारे जो कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इंडिया ने अपनी एजेंसीज बनाई हुई हैं, वहाँ पे सफारत खाने बनाए। अफगानिस्तान में 15 से ज़्यादा इंडिया के सफारत खाने, वहाँ से बहुत सी ऐसे वो काम करते हैं
जो मुल्क दुश्मन अनासरी कर सकते हैं। पाकिस्तान से कई बार ऐसे दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कुलभूषण यादव वो आपके सामने कुलभूषण है, यादव, yes. और भी उसामा बिन लादेन का एक करीबी साथी था जो पिछले दिनों में सीटीडी के डीआईजी जो है उस्मान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ बैठ के बताया कि इसने पाकिस्तान से 2 कार्ड भी बनवाए थे, शनाख्ती कार्ड, और उन्हीं शनाख्ती कार्ड से उनको पकड़ा गया। नैना गुप्ता पे वापस आते हैं। Okay. नैना गुप्ता जब पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो उसको साइमा के नाम का एक शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान से इशू किया गया, उसको मिल जाता है, उसके पास आ जाता है। सही। यानी वो अपनी शनाख्त पाकिस्तान में ये करवाती है कि मेरा नाम साइमा है, सही, और मैं विडो हूं, मेरा हस्बैंड जो है वो फौत Death हो हो चुका गई। है। अब नैना गुप्ता को एक बच्चा भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, वो कौन से लोग थे जो उसके साथ थे, वो हम तफसील से डिस्कस करेंगे। नैना गुप्ता जब पाकिस्तान पहुंचती है तो उसे ये बताया जाता है कि जो उसको टास्क दिया जाता है, अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, हम वो बताएंगे भी कि जो आईएसआई के सरबराह रह चुके हैं ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो कैसा काम करते रहे। उनकी मैं सबसे खूबसूरत बात जो है वो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें उन्होंने कोड किया कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इन एनी ऑक्यूपेशन इज टू बिकम इंटरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका पैशन है तभी आप कोई काम कर सकते दिलचस्पी से काम नहीं करेगा, वो किसी भी फील्ड में हो, वो नाकाम है। बिल्कुल ऐसे तो ये उन्होंने करके दिखाया जितनी देर वो डीजी रहे, सरबराह रहे आईएसआई के। अब हम आते हैं वापस नैना गुप्ता जो साइमा बन चुकी है पाकिस्तान और आके। उसको एक बच्चा भी दे दिया गया है और उसके पास विडो एक है। बच्चा है जो बिल्कुल मासूम बच्चा उसके सही। पास है, सही, और इस्लामाबाद में उसको एक स्कूल में जॉब भी मिल जाती है स्कूल टीचर की। ओके, अब बहुत कम लोगों को, बल्कि किसी को पता ही नहीं है कि ये साइमा जो स्कूल टीचर है, जो अपने आप को बेवा साबित कर रही है, ये रॉ की एजेंट है, और ये पाकिस्तान एक बहुत बड़े टास्क पे आई है। नैना गुप्ता को ये बताया जाता है, जो उसके इन्फॉर्मर होते हैं, कि जिस इंजीनियर को, जो हिसास इदारे का इंजीनियर था, उसको आपने इंडिया लेकर जाना है, वो सिर्फ वीकेंड पे इस्लामाबाद से लाहौर जाता है। अच्छा, और आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि जब वो जहाज में बैठेगा तो 1 घंटा और 25 मिनट आपके पास होंगे, आप उसके साथ वाली सीट आपकी कर दी जाएगी, करवा दी जाएगी। तो 1 घंटे 25 मिनट नहीं, आपने उसको ऐसे ट्रैप करना है कि वो आपके साथ भारत आने के लिए, इंडिया आने के लिए तैयार हो जाए। ओके, अब वो कितनी आला तरबियत याफ्ता थी, लेकिन उससे भी जो आला तरबियत याफ्ता थे वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उस तक पहुंचते हैं। अब नैना गुप्ता जो है, जो साइमा बन चुकी है, उसके पास एक कार्ड है, जो जैली शनाख्ती कार्ड उसको प्रोवाइड किया गया, और एक उसका बच्चा भी है। अब वो इस्लामाबाद से उसी इंजीनियर के साथ, जिसका नाम हमारे पास है, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन लेकिन डिस्क्लोज नहीं हम करेंगे। उसको एक फर्जी नाम उसका रख लेते हैं, सही, उसका फराज नाम हम रख लेते हैं कि फराज, जब उसको ये पता चलता है, फराज अब जहाज में बैठा और उसके साथ नैना गुप्ता अपने बच्चे के साथ, जो साइमा बन चुकी है, वो दूसरी सीट पे वो बैठी है, और सही। इस्लामाबाद से उनका लाहौर के लिए सफर शुरू हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। जब जहाज फ्लाई करता है तो नैना गुप्ता के पास 1 घंटा और 25 मिनट है कि मैंने इसको कैसे ट्रैप करना है। सही, अब नैना गुप्ता उस बच्चे के जरिए बार बार, हमारे जो फराज साहब हैं, इंजीनियर हैं, जो वो उनके साथ ऐसे उसको एक कभी झोंका आ जाता है नींद में, तो फिर वो सॉरी करती है। जब 2-3 बार करती है तो हमारे जो इंजीनियर हैं फराज साहब, वो कटसी उसको कहते हैं कि बच्चा मुझे पकड़ा दें। सही, ओके, तो वो शुक्रिया अदा करके बच्चा उनको पकड़ा देती है। फिर वो उनके बाजू के साथ अपना सर लगा के तो ये प्रिटेंड करती है कि मैं सो गई हूं। सही, 5-7 मिनट इस तरह, फिर वो उठती है, फिर अपना बच्चा वापस लेके शुक्रिया अदा करती है, फिर वैसे ही। ये प्रैक्टिस जब 3-4 बार होती है तो हमारे इंजीनियर फराज साहब, वो उसको कहते हैं कि आप लाहौर तक ये बच्चा मेरे पास रहने दें, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आप सो जाएं। सही, इतना रहम आ गया इंजीनियर को कि नैना गुप्ता उनकी ये बात सुन के, अब वो उसके पास 1 घंटा और 25 मिनट है, वो रोना शुरू कर देती है, उसकी नींद उड़ गई। अच्छा, जवेरिया ये बात समझने वाली है, और जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी समझना होगा कि आईएसआई क्या चीज है।
नैना गुप्ता जो सो रही थी वो भी उसके प्लान का हिस्सा था, और वो अपने प्लान पे कामयाब होती जा रही थी। उसको पता था कि अगर इस प्लान के बाद ये मुझे इस तरह का रिस्पॉन्ड करेगा, और उसने किया, तो फिर जो आगे फराज मैंने साहब क्या थे, करना है? वो कटसी चल रहे हैं। उसने रोना शुरू कर दिया। अब फराज साहब उससे पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, अब ये जहाज चल रहा है, पाकिस्तान लाहौर की तरफ आ रहा है। तो वो कहती है कि आपका एटीट्यूड देख के तो मुझे अपने हस्बैंड की याद आ गई। तो उन्होंने पूछा, फराज साहब ने, जो इंजीनियर है, बड़े तरबियत याफ्ता थे, लेकिन ट्रैप हुए। सही। उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड क्या करते थे? तो उसने कहा जी कि मेरे हस्बैंड तो फौजी थे, वो शहीद हो गए हैं, तो मैं बेवा हूं, तो आप जिस तरह मुझे कह रहे हैं बच्चा मुझे पकड़ा दें, तो इसी तरह वो भी कहा करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। तो वो अब सारी उसकी प्लान कहानी सुनने के बाद मजीद कटसी ज्यादा काइंड हो उसको जाते हैं कहते उसके हैं साथ। कि नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। अब जब नैना गुप्ता इसी तरह की बातें करती, कोई 45 मिनट गुजर जाते हैं, तो फिर रोना शुरू कर देती है। उस दौरान वो जो इंजीनियर है फराज साहब, वो उसको बहुत ही हौसला देते हैं कि फिक्र ना करें, आप कहाँ हैं? उसने बता दिया कि जी मैं इस्लामाबाद टीचर हूँ, मैं डिफेंस लाहौर अपनी खाला के घर रहती हूँ। सही। ठीक है, चूंकि उसके प्लान का हिस्सा था, उसको पता था कि ये इंजीनियर डिफेंस में जाता है और पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन, अपने वीकेंड गुजारने के बाद ये वापस इस्लामाबाद आता है। ओके। अब उसने जहाज लाहौर में लैंड करने से पहले जब 20-25 मिनट रह जाते हैं, तो वो मुसलसल रो रही है। नैना गुप्ता जो एजेंट है रॉ की, और पाकिस्तान में साइमा बनी हुई है। तो जब उसने कहा, इंजीनियर साहब खुद भी रोने वाले हो गए कि आप क्यों इतना रो रही हैं? तो नैना गुप्ता ने अपना तीसरा प्लान जाहिर किया कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे हस्बैंड ने शहीद होने से पहले मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें ना ताजमहल दिखाऊंगा, तो मैं बहुत ही परेशान हूं कि आपका मैं कैसे शुक्र अदा करूं। आपने ये 40 मिनट के सफर में मुझे, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि ब्रिगेडियर इरशाद अहमद तिरमिजी, उन्होंने प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में ये सारा वाकया कोड किया है। सही। और उन्होंने बताया अपनी रिटायरमेंट के बाद 1998 में उन्होंने जब ये प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस लिखी, तो उसमें ये कोड किया उन्होंने। नैना गुप्ता लाहौर में लैंड करने से पहले उसको कन्वेंस कर जाती है हमारे इंजीनियर फराज साहब को कि वो ताजमहल दिखाएं। कि वो ताजमहल, वो खुद कहती हैं। अच्छा। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूं सही। कि वो भी इतनी ट्रेंड थी कि वो जो अपना प्लान, जिस प्लान पे चल रही थी, वो कामयाब होती जा रही थी। सही। जब उसने फराज को ये कहा, फराज साहब को कहा, कि उसने नहीं कहा कि मुझे लेके चलो, उसने सिर्फ बताया। वो सिर्फ रो रही है, मुसलसल रो रही है। ऐसी ट्रेनिंग थी कि वो कमाल का रोई। ये लिखा है। उसके बाद हमारे जो इंजीनियर थे फराज साहब, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा। क्या बात। नैना गुप्ता अब अपना अगला प्लान उसको फिर होती है, आप कैसे दिखाएंगे, ये है वो है। लाहौर में लैंड करने के बाद उनके टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं कि मेरा ये नंबर है, मैं अपनी खाला के घर फलां ब्लॉक में हूं। लेकिन वो इंजीनियर उसको चेक करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें करना चाहिए था। exactly. अगर आज का कोई इंजीनियर होगा तो वो करेगा। और हम ये वाकया कोड भी इसीलिए कर रहे हैं कि बेशुमार भारतीय एजेंसी जो है, वो दहशतगर्द एजेंसी है, वो अपने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो हैं लोग, वो बहुत ज्यादा चौकन्ने हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है इस वाकये के बाद। इस वाकया के बाद। अब लाहौर में जब वो प्लान करते हैं जहाज से उतरने के बाद कि मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ, वो अपने घर जा रहा है, लेकिन प्लान ये होता है कि अब वापसी की जो टिकट है वो मैं करवाऊंगा इस्लामाबाद के लिए। हम लाहौर से इस्लामाबाद भी इकट्ठे जाएंगे, फिर वहां पे प्लान करेंगे कि मैंने आपको कब ताजमहल दिखाना, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। अच्छा, क्या इंजीनियर मैरिड थे? इंजीनियर मैरिड नहीं थी। ओके। ठीक है। अब उनका फिर प्लान बन जाता है और मंडे को वो वापसी की फ्लाइट पकड़ते हैं। और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, जैसे नैना गुप्ता ने लाहौर उतरने से पहले उसको कन्वेंस कर लिया कि आप मुझे ताजमहल दिखाएंगे, और ये इंजीनियर खुद कहता है कि मैं दिखाऊंगा। इस्लामाबाद उतरने से पहले मंडे को
वो उसको ये भी कन्वेंस कर लेती है और ट्रैप कर लेती है। वो खुद इंजीनियर साहब कहते हैं, जो फराज साहब, हम एक फर्जी नाम रखा हुआ है, कि मैं जाते ही छुट्टियां लूंगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ओके। और आप और हम भारत जाएंगे। अब सोचने वाली ये बात थी, उस इंजीनियर को ये सवाल करना चाहिए था कि आप बेवे हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास साइमा के नाम का कार्ड है, आपको भारतीय वीजा कैसे मिलेगा, लेकिन नहीं पूछा। नहीं, एक तो वो हसास इदारे के इंजीनियर, उनको वैसे भी इन चीज़ों का इल्म पता होता होना है, चाहिए था। और फिर लेकिन क्यों? देखिए, ये एक वाकया हम कोड कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास सैकड़ों वाकयात हैं, और भारत ने इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए रॉ के जरिए। अब जब वो कहते हैं ना कि इश्क अंधा होता है, ओके। वो फराज साहब जो हैं वो तकरीबन अंधे हो चुके थे, मोहब्बत में मुब्तला हो चुके वो उसको इतना उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे कि उसका रोना जो है ना वो काम कर गया, और वो उसको समझ आ गई कि मेरा जो सबसे बड़ा हथियार है वो रोना है। अब वो बार बार रोना शुरू हो गई, कैसे जाएंगे आप, इतनी तकलीफ ना करें, क्यों जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो इंजीनियर साहब फिदा हो गए, उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा। अब इस्लामाबाद से जब वो इस्लामाबाद में ये प्लान करते हैं, उसके बाद नैना गुप्ता जो पाकिस्तान में टीचर है साइमा के नाम से, उसको ये कहा जाता है कि आप भी स्कूल से छुट्टियां ले लो। वो तो है ही नहीं टीचर, वो ऑलरेडी एक होटल में कमरा लेते हैं, और नैना गुप्ता साइमा वो उस होटल में ठहरती है, कमरे में, इस्लामाबाद में। अब हमारे पास उस होटल का नाम भी है, लेकिन हम नहीं ले रहे। ओके। और नैना गुप्ता वहां पे स्टे करने के बाद उस इंजीनियर फराज साहब को कहती है कि आप जब छुट्टियां लेके आएंगे हम यहीं मिलेंगे। इसी दौरान ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी, जो उस वक्त के आईएसआई के सरबराह थे, उनको पता चल जाता है कि भारत से कोई एजेंट पाकिस्तान आई है जो किसी बड़े बंदे को ट्रैप करके भारत ले जाना चाहती है। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ आती है उनके पास। सही। इधर फराज साहब की छुट्टियां भी मंजूर हो जाती हैं और वो होटल पहुंच जाते हैं। सही। वो वहां पे नहीं बताते कि मैं कहां जा रहा हूं, किस वजह से छुट्टियां ले रहा हूं, क्यों छुट्टियां ले रहा हूं। उन्होंने कोई ऐसा बहाना किया कि मुझे इतनी छुट्टियां चाहिए, वो उनको मिल गई। जब होटल में वो पैकिंग कर रहे थे, तो ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी, उनकी जो टीम थी, वो होटल में पहुंच जाती है। सही। वो बहुत ही तरीके से पहले देखते हैं, और जब उनके पास ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि हाँ, इससे पहले मैं कोड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में ये जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी आईएसआई ने फोन ट्रैप किया, मैं और आप और जितने भी कोई तालीम याफ्ता लोग हैं, ये वाकया सुनने के बाद वो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर कोई बंदा, कोई पॉलिटिशियन, कोई इस तरह का हिसास इंजीनियर, या कोई भी व्हाट एवर इट इज, अगर किसी मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते में है, टेलीफोनिक राब्ते में है, तो क्या आईएसआई को फोन ट्रैप नहीं करना चाहिए? आप खुद एमफिल की स्टूडेंट हैं, आप क्या कहती हैं? इस सिचुएशन में करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो उनके फोन ट्रैप किए, उनकी कॉल्स ट्रेस हुई। इस दौरान उस इंजीनियर फराज को नहीं बताया गया कि हम तुम्हें ट्रेस, उनको पता चल गया। और वो कैसे पता चला? देखें, आईएसआई जितना बारीक बिनी से काम कर रही है, यही पाकिस्तान की बकाया, और आज पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया पे, नक्शे पे। सही। उन्होंने उस इंजीनियर की छुट्टी से ये आइडिया किया कि ये अचानक कहां गायब होने लगा है। उन्होंने उसका फोन ट्रैप करना शुरू कर दिया। ओके। उस फोन टैप करने से उनको पता चला कि किसी साइमा नाम की लड़की से ये राब्ते में बात कर रहे हैं। और जब उनको इसी टेलीफोन कॉल से पता चला कि ये तो इंडिया जाने वाला है, तो फिर वो वहां पहुंच गए, होटल पहुंच गए। फिर जब बाकायदा तफ्तीश की गई, तो फिर फराज साहब को बताया गया कि जनाब, ये साइमा नहीं, नैना गुप्ता है, और आप कहां जा रहे हैं? आपको ये पता कहां लेके जा रही है? भारत के एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपको टॉर्चर सेल में ले जाया जाएगा, और वहां से बहुत से अहम मालूमात जो है वो आपसे पूछी जाएगी। खुफिया राज यहाँ से खुफिया राज पूछे जाएंगे। अब ये बड़ी अहम बात है। देखें, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा आईएसआई की जरूरत क्यों महसूस हुई, और आज तक आईएसआई ने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए, खुफिया ऑपरेशन। क्यों इसे कहा जाता है कि ये खुफिया काम करती है? वो इसलिए करती है कि ये लोगों तक पब्लिक ना हो कि हम क्या कर रहे हैं।
मतलब ये पैनिक तो क्रिएट हो जाती हाँ, है, हर किसी तरह खबर यस। पहुंच जाती है। अब यस। ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी ने जो प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में ये लिखा, वो इसलिए लिखा कि बहुत से लोग इससे अवेयरनेस भी हासिल करें ऐसे ही। कि भारत ने आज नहीं ऐसा किया, वो कई बार ऐसा कर चुका है। उनके पास बेशुमार ऐसे वो लोग मौजूद हैं जो इस तरह के हरकतें करके भी लोगों को ट्रैप करती हैं। हमारे कई पॉलिटिशियंस को ट्रैप करने की कोशिश की गई, सीरियसली। वो हम किसी और दिन बात करेंगे। ऑब्वियसली। अब देखें कि भारत का जो सफारत खाना है, वो उसमें कई लोग शामिल होते हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब वो होटल पहुंचे तो नैना गुप्ता को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। नैना गुप्ता को वहां से हिरासत में लिया गया और उससे जब तफ्तीश की गई और उसको ये कहा गया कि आप खुद बता दो सारी बात फराज साहब के सामने, जो हमारे इंजीनियर छुट्टी लेके आए हैं। उनका तो हार्ट ब्रेक हुआ तो होगा फिर बहुत उसको बुरा। समझ आ गई कि मुझे अब जो है वो आईएसआई ने पकड़ लिया है, तो अब मुझे मैं कुछ भी नहीं, झूठ नहीं बोल। फिर उसने बताया कि मुझे कहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। फिर दौरान इंटेरोगेशन नैना गुप्ता ने ही बताया कि रॉ ने और भी कई लड़कियां भेजी तैयार की हुई हैं इंडिया में इसी तरह के कामों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी ममालिक में भिजवाने के लिए। अब दूसरी जंग अजीम में भारत की कई मशहूर औरतें ऐसी जो जासूस बन के गईं, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, तो वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। माता हरी जो है वो बहुत बड़ा नाम है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं अंजाम पूछना चाह रही, नैना गुप्ता को सजा नैना हुई या गुप्ता नहीं? को अरेस्ट किया गया, उसको बकायदा जाहिर है कानून के मुताबिक जो है वो उसको सजा भी मिली, लेकिन उस इंजीनियर को भी जो है वो सजा दी गई कि आपने इतने हिसास जगह पे काम करते हुए बगैर कुछ सोचे समझे इसके कहने पे छुट्टी ली। तो ये हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि आईएसआई का रोल क्या था। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, हम किसी और पॉडकास्ट में भी जरूर डिस्कस करेंगे। और खासकर वो जो टेन्योर था ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी का, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, आज तक ऐसे काम हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं थे जिनके मुल्क दुश्मन अनासर से राब्ते रहे और उनको अरेस्ट किया गया। वो एजेंसीज ऑब्वियसली हमारी हिफाजत कर रही होती हैं। जवेरिया देखें, अगर इस वक्त पूरी दुनिया में मुसाद जो इसराइली एजेंसी है, मुसाद, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो कैसे कामयाब है, मैं ये चाहता हूं कि अपने नाजरीन को ये भी बताऊं। अगर वहां पे कोई फ्रूट फरोश है, एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो भी ये चाहता है कि मैं आज मुसाद के लिए कुछ करूं। तो ये देखें, उन्हीं ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी ने जो अपनी प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस लिखी, तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। तो ये बात साबित होती है कि जब तक हमारे शहरियों में ये एहसास नहीं होगा कि हमने अपनी इस तरह की एजेंसीज को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, उनकी आंख और कान बन के हमने देखना है। हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे दोस्त हैं एक सीसीपीओ रहे हैं लाहौर में, परवेज राठौर, उन्होंने ये बरमला कहा और उन्होंने कहा कि हमने 80% जो जराइम पेशा लोग हैं वो शहरियों की मदद से पकड़े हैं, लेकिन 20% कुछ पुलिस में ऐसे भी लोग हैं जो शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की बजाय, कम्युनिटी पुलिसिंग की बजाय वो पुलिस का इमेज जो है वो खराब करते हैं, खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं और होते। देखिए एक आध ऐसा वाकया हो जाए ना अगर नेगेटिव, तब शहरियों का जो तासुर है वो बदल जाता है। वो यही समझते हैं कि जो इस तरह के इदारे हैं ये हमारे लिए नहीं, हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं। लेकिन जवेरिया, ऐसा अब नहीं ये होना हमारे चाहिए। पास जो प्लेटफॉर्म है, अब मैं फिर वाकया कोड करूंगा कि हिटलर ने क्या किया था दूसरी जंग अजीम में। जब उसने देखा कि मेरी पूरी कौम वो डर गई है, खौफजदा हो गई है, तो उसने रेडियो जैसा मीडियम इस्तेमाल किया और उसने उस रेडियो के जरिए अपनी कौम को जगा दिया कि मैंने एक ऐसा एटम बम बना लिया, होए 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 देखो उनकी होता है। तो उसमें उसने रेडियो का मीडियम पॉजिटिव इस्तेमाल करके अपनी कौम को जगाया। आज जो सोशल मीडिया का दौर है, जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, जो वीलॉगर हैं, उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए भी काम करें। बिल्कुल ऐसा ही। सोशल मीडिया एक इतना अहम रोल अदा कर सकता है। आपको याद होगा पिछले दिनों में बरतानिया में नस्ली फसादात शुरू हुए, वो लाहौर डिफेंस का एक लड़का था जिसने वो सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे के लिए वो एक गलत कंटेंट डाला और उसको वायरल करवाया जानबूझकर। बरतानिया में वहां के प्राइम मिनिस्टर को मस्जिदों में आना पड़ा एक कंटेंट की वजह से।
तो ये एक मिसाल भी बनाई जा सकती है कि अगर फेक कंटेंट की वजह से भी बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को दंगा इन्वॉल्व होना फसाद पड़ा हो सकता है, yes. तो हम पॉजिटिव भी ऐसे मैसेज दे सकते हैं जो लोगों में अवेयरनेस होगी। सही कहा जाता है, कम्युनिकेशन इज द की, कि आपके पास जो भी Yes. मीडियम है आप उसको इस्तेमाल करें, और जितना आप कम्युनिकेट करके लोगों को बेहतर उनका जो माइंड एक तरह से बना सकते हैं चीज़ों के हवाले से, आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते। देखिए जवेरिया, आज हम अगर पाकिस्तान में आराम की नींद से सोते हैं, पाकिस्तान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो प्राइम मिनिस्टर रही, पढ़ी लिखी थी, फॉरेन क्वालिफाइड और बहुत ही ज़हीन औरत थी वो जब एक अरसे के बाद पाकिस्तान पहुंची हैं तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जमीन पे सजदा किया। इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान आ गई हैं, सियासत करने आई हैं। ये एक इस मट्टी की जो खुशबू है ना, इस मट्टी का जो एहसास है हमारे अंदर, आज भी जो बैरून मुल्क में अरबपति लोग हैं, जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अपना घर, अपना मुल्क, अपना सब ये कुछ जो यहाँ पे एक एहसास है ना obviously। कि हमारा मुल्क, अब ये हमारा मुल्क स्टैंड कैसे कर रहा है, ये भी सोचना होगा हमें कि अगर आईएसआई ने ऐसा ऑपरेशन किया है जिसमें बेशुमार मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो पकड़े हैं, और अक्सर भारत सामने आता है। अभी पिछले दिनों में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीटीडी के डीआईजी उस्मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो उसामा बिन लादेन का करीबी साथी था वो पकड़ा उन्होंने, उसके पास 2 शनाख्ती कार्ड थे, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? रॉ। भारत अपना बहुत ज्यादा बजट इस काम पे इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान में उसने कैसे दहशतगर्दी करवानी है। ये चंद माह कबल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस बात की तस्दीक की थी कि जो बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसके पीछे रॉ है, और यहाँ पे जो नस्ली फसादात, जो फिरका वारियत फैलाई जा रही है, उसके पीछे भी रॉ है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या रॉ के एजेंट को हजारों की तादाद में यहां पे आते हैं? हमारे लोगों को सोचना होगा जो इस बात को समझ नहीं रहे कि किस तरह से, जैसे आज मैं आपको आज की बात बताता हूं। आपको पता है एफआई ने 700 अफराद को हिरासत में लिया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। या सोशल मीडिया पे क्या किया जा रहा है? लड़कियों के जरिए ब्लास्फेमी केस जो है वो बन रहे हैं, ऐसा ही। वो उनको ऐसे मजबूर कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी एक एडवोकेट है जो इसको लीड कर रहा है, अली चंगेजी, तो उसको भी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। अब ये हमारे सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया पे क्वेश्चन किया जाता है कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं, ये एक माइनर सा क्वेश्चन कर दिया। अब इस पे लोग धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बेशुमार लोग कहते हैं जी हम सुन्नी हैं, बेशुमार कहते हैं हम शिये हैं, फिर उनका आपस में इख्तलाफ शुरू होता है, और फिर बगैर सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। फिर बगैर सोचे समझे, उनके पास इतना नॉलेज होता है। मैंने आज कमेंट किया है सोशल मीडिया पे कि हम सिर्फ मुसलमान हैं। ऐसा ही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी नहीं थे, मुसलमान थे, वो तो आपके बाद फिरके बने। तो हमें ये सोचना होगा, वैसे भी अगर फिरके हैं भी सही तो हमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो उसको बेहतर तरीके से एड्रेस करें। कितने ब्लास्फेमी के केसेस अब तक बन चुके हैं जिन पे फेक थे, बाद में पता चलता है कि वो फेक थे यस, और उनको मार दिया गया। तो जवेरिया, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि 700 अफराद अरेस्ट किए जा चुके हैं एफआईए की तरफ से। जब सोशल मीडिया पे, अब उसमें सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं, मैं ये नाजरीन के लिए बता रहा हूं, जो मैं चीख के बता रहा हूं कि सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुस्लिम नामों से बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं, और उनके तो हमें समझ ही नहीं आ रही। अब एक अहले तशहीक अगर नाम रखता जी गुलाम अली गुलाम हुसैन, तो वो लिख रहा है जी मैं शिया हूं, तो ऑपरेट हो रहा है वो इंडिया से। सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट हो रहा है ना एक तरह से। सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो क्रिएट ऐसे ही हो रहा है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को समझने की लोगों जरूरत को है समझने की कि जरूरत हमने है। इस तरह की चीज में नहीं जाना, हमें इंतशार नहीं फैलाना। अपनी एजेंसीज को पॉजिटिव सपोर्ट करना होगा, और हमारा और हमारी एजेंसीज का, हमारी फोर्सेस का इतना कनेक्शन बनना चाहिए। कम्युनिटी जो पुलिसिंग जिसको कहते हैं वो बढ़नी चाहिए कि हमारे अंदर भी एहसास पैदा हो अपनी फोर्स को देख के कि यार खैर है, कोई मसला नहीं। और खासकर पुलिस, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए, जो 2.5 साल से ज्यादा टेन्योर पंजाब में गुजार चुके हैं, बहुत अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए वो कुछ करें। अगर शहरी
हमारी फोर्सेस की मदद करना शुरू कर दें, हम्म, तो बिला शुबा बेशुमार इस तरह के एजेंट जो नैना गुप्ता के टाइप के एजेंट है वो पकड़े जाएंगे, जिस तरह वो पकड़ी गई। हम्म। और उसे फिर सजा भी हुई। अच्छा, सजा बेसिकली क्या? सजा उसको कानून के मुताबिक, अब उसको हम क्या कोड करें, उसको मिलनी चाहिए थी। हमारे इंजीनियर फराज साहब, उनको भी मिली। फिर उसके बाद जो बाकी लोग थे उनको बकायदा एक लेक्चर दिया गया कि भाई जी जो इस तरह अचानक चंद मिनटों में आपके लिए रोना शुरू कर दे, जरा आप 1 मिनट के लिए सोचें उसके बाद कोई स्टेप लें। कि ये कौन है। इवन जब हम भी वैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, माँ बाप समझाते हैं कि बेटा कोई साथ आके बैठे, कोई इस तरह की हाँ, बात yes। करे, आपने नहीं वो या करना। अगर आपको अचानक कोई कटसी कोई जूस पिला रहा है, ऐसी हाँ। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वारदातें हो चुकी हैं। जहाज में तो बड़ी कम है, मुश्किल है, लेकिन बसेस में जो ट्रैवल करते हुए लोग डोमेस्टिक सफर है उसमें जूस पिला दिए। बाजी कह के जूस पिला देते हैं, बाजी ये पी लो, ठंडा है, गर्मी है, और तो लोगों बाजी में पी के बेहोश कन्विंसिंग हो गई। पावर, जैसे हम लोग बात करें नैना गुप्ता में, इतनी कन्विंसिंग हाँ। पावर थी, वो इतनी ट्रेंड थी कि उसने इतने हसास इदारे के इंजीनियर को देखिए जिस ट्रैप तरह किया। मैंने कोड किया कि उसके हाँ। पास 1 2 3 4 उसके बाद प्लान था, प्लान से और कौन वो सा चलेगा। लास्ट मोमेंट तक कामयाब हो गई। अगर ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी की टीम, हमारी ऐसे ही की टीम, उनको सिर्फ एक क्लू मिला कि भारत से कोई आई है, और उनको तो नैना गुप्ता का पता है कि वो आई है, साइमा का थोड़ी साइमा का पता ही नहीं। फिर बाद में ये भी तफ्तीश हुई, जो बहुत से लोग मुलव्वस थे। मैं वही पूछना चाह रही थी कि उसको हाँ, यहाँ से आईडी ये कार्ड बड़ा इशू हुआ, अहम सवाल जो आप पूछना चाह रही हैं, पूछें। उसको आईडी कार्ड इशू हुआ, उसको एक Yes। बच्चा दिया गया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से दिया गया, जी बिल्कुल दिया तो गया। फिर ये इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी वो पकड़े गए थे। यस, अब देखें कि जो इंडियन सफारत खानों में लोग काम कर रहे होते हैं, वहां भी कई रॉक एजेंट बैठे हैं। ये सही। कोई इतना आसान नेटवर्क नहीं है, ये हमारे नाजरीन को समझना चाहिए। ये घर बैठे तो बड़े आराम से कहा जा सकता है हम्म, कि जी वो फोन टैप किया गया। अगर किसी आईएसआई के बंदे को ये पता चले, किसी ऑफिसर को, कि कोई मुल्क दुश्मन अनासर हमारे किसी पॉलिटिशियन के साथ राब्ते में है या किसी भी शख्स के साथ राब्ते में है, तो क्या उसको ट्रैप नहीं करना चाहिए, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए? करनी ये चाहिए, मुल्क की बका के लिए तो करना मुल्क की बका के लिए करना चाहिए। तो ये कहने का मकसद है कि कुछ फोर्सेस के लोगों को ये चाहिए कि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश करें। हमारे इदारों को भी काम करने की जरूरत है, हमारी उनको भी community को कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह ब्रिगेडियर इरशाद अहमद तिरमिजी के लिए खासकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने लिखा। अच्छा। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। उन्होंने लिखा कि अगर इस तर्ज पे ऑपरेशन होते रहे हम्म, तो पाकिस्तान का कोई बाल भी क्या नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें सोचने वाली बात है। और ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिजी ने अपनी उसी प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में ये भी लिखा कि अगर दुनिया भर में एजेंसीज कामयाब हैं, मोसाद जिसकी मैंने मिसाल दी, तो उसका हर शहरी उसका साथ देता है। बिल्कुल ये ऐसे। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, हमारे हर शहरी को सोचना पड़ेगा, और इस तरह के जो फराज हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम किसी के रोने पे चंद मिनटों पे उसके साथ ना चल पड़े। हाँ, ट्रैप ना हो जाए, साथ ट्रैप साथ ना अपने हो। इदारों के हवाले से इदारों को भी कोशिश करने की जरूरत और है, हर और शख्स का ये फर्ज हर- बनता है हर कि इंसान वो पाकिस्तान का शहरी है, हाँ। पाकिस्तान की बका के लिए बिल्कुल ऐसी है। वो अपनी आंखें और कान खुले रखे। हाँ। और इस तरह अचानक मिलने वाले जो लोग हैं वो किसी जगह पे भी एजेंट हो सकते हैं जो आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो हमें खुद अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और कान भी खुले रखने चाहिए, और अपनी एजेंसीज का पाकिस्तान की बका के लिए साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया शिराज साहब, बहुत सस्पेंस भरी एक स्टोरी थी, और एक ऐसी एक इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी स्टोरी जो हम कहते हैं कि इस तरह की स्टोरीज ख़त्म नहीं हो सकती, शायद दोबारा भी इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन अगर लोग अवेयर हो जाएं तो हम इसको रोक सकते हैं। हमारी कम्युनिटी अवेयर हो जाए, हमारे जो भी हसास इदारों के जो भी अफराद हैं, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा इस हवाले से नॉलेज होता है और भी अवेयर होंगे, लेकिन आम इंसानों के लिए बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए या आपको नुकसान पहुँचाने के लिए या वैसे भी आपके मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, कोई सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट करने के लिए, किसी भी किस्म का डैमेज क्रिएट करने के लिए बहुत सी फोर्सेस हो सकती हैं, वो हमारे इंटरनली भी काम कर रही हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली बहुत अच्छी बात आपने शिराज साहब की कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले, किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले, कोई कमेंट करने से पहले ज़रूर सोच लिया करें, क्योंकि वो आपके लिए आगे बहुत मसाइल का बायस बन सकता है। थैंक यू सो मच शिराज साहब वंस अगेन। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ऐसी ही स्टोरी के साथ हम इंशाल्लाह। आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। तो ये थी नैना गुप्ता की स्टोरी, और इसमें अवेयरनेस भी थी, इन्फॉर्मेशन भी थी, सस्पेंस भी था, और बहुत से लोगों के लिए एक सबक भी था
कि अपनी जो आपकी जो इदारे हैं उनके साथ भी आप पॉजिटिवली उनके साथ रहें, उनके साथ आप मुखलिस रहें, अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहें और अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।